सुशांत मामले में सीबीआई की जांच को रोकने में नाकाम रहे राउत, उद्धव की डगमग नैया को संभालने में नाकाम रहे संजय राउत अब कांग्रेस की बिगड़ी सुधारने में जुट गए हैं। कभी कांग्रेस को अपनी तरफ से बिना मांगे सुझाव देते हैं तो कभी ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। अब संजय राउत ने अपनी खींच मिटाने के लिए कांग्रेस के बहाने बीजेपी पर नया आरोप लगाया। राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल सपना देश को कांग्रेस से मुक्त करना था। ये पूर्ण नहीं हो पाया तो बीजेपी और उद्योगपतियों ने कांग्रेस को गांधी परिवार मुक्त करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं को सेट कर लिया है। ये गंभीर आरोप शिवसेना सांसद संजय राउत ने लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र के जरिए संजय राउत ने दावा किया कि कांग्रेसियों के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि राहुल गांधी लगातार सरकार के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं। मोदी सरकार पर कई उद्योगपतियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। द कॉर्पोरेट लॉबी ने इससे परेशान होकर गांधी से कांग्रेस को मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। दांव ये खेला गया था कि सोनिया, प्रियंका और राहुल को कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर करना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने उनका ये दांव विफल कर दिया। राउत ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से रोकना देश की इस पुरानी पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला सिद्ध होगा। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र में प्रकाशित अपने स्तंभ में लिखा कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। उन्होंने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक सक्रिय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है। राउत ने कहा, राहुल गांधी को रोकने की सक्रियता पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली सिद्ध होगी। राउत ने कहा कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति का कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या आज कांग्रेस पार्टी में उस क्षमता और ताकत का कोई व्यक्ति बचा है? जिन 23 कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखे, उनमें से कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने कांग्रेस के लिए खून बहाया। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। गांधी परिवार के बाहर सीताराम केसरी भी अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में पार्टी रसातल में चली गई। जब सोनिया गांधी कांग्रेस में सक्रिय हुई तो कांग्रेस फिर से बढ़ी। राउत ने पूर्व कांग्रेस नेताओं द्वारा गठित की गई क्षेत्रीय पार्टियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी पूरे भारत में मौजूद है, सिर्फ मूल चेहरे पर मुखौटे बदल गए हैं। यदि उन मुखौटों को उतारकर फेंक दिया जाए तो पार्टी देश में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत वीएन गाडगिल ने कांग्रेस को कभी भी न मरने वाली एक वृद्धा बताया था। राउत ने कहा कि इस वृद्धा का क्या किया जाए, ये राहुल गांधी को ही तय करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जेडीयू छोड़कर ममता, सोनिया और कम्युनिस्टों के दरबार में हाजिरी लगाकर थके शरद यादव फिर से जेडीयू में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि शरद यादव की घर वापसी करीब करीब पक्की है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक शरद यादव को जेडीयू में शामिल करने को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क साधा है। लोकसभा चुनावों से पहले जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव वे आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़े, जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव को दोबारा पार्टी में लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरद यादव से संपर्क साधा है और फिर जेडीयू में शामिल करने को लेकर बात बन रही है। शरद यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। मधेपुरा लोकसभा सीट पर उनको जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव ने 1 लाख के करीब वोटों से हराया था। कुछ दिन पहले शरद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं ने हालचाल जानने के बहाने शरद यादव से बात की और एक बार फिर जेडीयू में शामिल करने को लेकर बात आगे बढ़ाई गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही शरद यादव जदयू में शामिल हो सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से वर्किंग मोड में आ चुके जेडीयू की कोशिश है कि शरद यादव की घर वापसी के साथ ही लालू के परंपरागत वोटर्स यानी यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके।
शरद यादव यूं तो रहने वाले एमपी के हैं, लेकिन उनका बिहार की राजनीति में खासा प्रभाव रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में उलझने लगी हैं। संविधान और संस्थाओं को लेकर जो तोहमत वो मोदी सरकार पर लगाती रही हैं, कांग्रेस के अंदर से ही उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए संविधान के खतरे में पड़ने की आशंका जताई है। सोनिया गांधी ने गांधी, नेहरू और अंबेडकर के सपनों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस में मची उठापटक के बीच ही फिर से हमला बोला। तो कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे पूछा कि कांग्रेस भले ही बीजेपी पर संविधान का पालन न करने की तोहमत लगाती रहे, लेकिन वो खुद क्या कर रही है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ यूपी में पारित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। सचिन पायलट के मामले में भी कपिल सिब्बल का अस्तबल वाला ट्वीट काफी चर्चित रहा। चिट्ठी लिखने वालों को सबक सिखाने की कांग्रेस में चल रही मुहिम के बावजूद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खामोश नहीं हुए हैं, बल्कि तरह तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना रवैया नहीं बदला तो पार्टी 50 साल तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत की नींव रखने के कार्यक्रम के लिए अपने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में कहा कि जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर जैसे हमारे पूर्वजों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जाएगा। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में नेहरू और अंबेडकर के साथ साथ महात्मा गांधी और संविधान सभा के स्पीकर G.B. मावलंकर का भी हवाला दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि देश और गरीब विरोधी ताकतें भारत में नफरत और हिंसा का जहर फैला रही हैं और लोकतंत्र पर तानाशाही का असर भी बढ़ता जा रहा है। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी के वीडियो संदेश की बातों पर ही सवाल उठा दिया। सोनिया गांधी का डबल स्टैंडर्ड सिब्बल को रास नहीं आ रहा है। कहते हैं कि आखिर हम भी तो यही कह रहे हैं कि संगठन के संविधान के मुताबिक पार्टी में भी काम होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय संविधान के हिसाब से मोदी सरकार को काम करना चाहिए। हम अपने संविधान का पालन करना चाहते हैं और इस पर किसे ऐतराज हो सकता है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी और फिर बयानों के जरिए भी कपिल सिब्बल वही बात पूछ रही हैं, जैसी अपेक्षा देश के लिए कांग्रेस मोदी सरकार से करती है। आखिर वो सब पार्टी के भीतर अमल में क्यों नहीं लाया जाता है। कपिल सिब्बल सोनिया गांधी का ध्यान कार्य समिति की उस बैठक में हुई चर्चा की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें बहस होनी चाहिए थी कि कैसे सामूहिक तौर पर पार्टी में सुधार की कोशिश हो सके, लेकिन चिट्ठी को लेकर वफादारी पर बात होने लगी। कपिल सिब्बल याद दिलाते हैं कि कैसे मीटिंग में देखते ही देखते कांग्रेसी मुख्यमंत्री और कई पीसीसी अध्यक्ष गांधी परिवार के प्रति खुद की निष्ठा जताने लगे और चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों को दरकिनार करने के लिए गद्दार साबित करने में जुट गए। जैसे सोनिया गांधी संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगा रही हैं, राहुल गांधी भी तो काला धन वापस न लाने, युवाओं को रोजगार न देने के आरोप लगाते रहे हैं। आखिर सचिन पायलट क्या सवाल उठा रहे हैं? यही ना कि राहुल गांधी की तरफ से राजस्थान विधानसभा के चुनावों में जो वादे किए गए थे वे पूरे किए जाएं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तो तब की कमलनाथ सरकार से ऐसे ही सवाल किए थे। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धारा 370 और CAA के विरोध के कांग्रेस नेतृत्व के स्टैंड पर भी सवाल उठाया था। ऐसा भी तो नहीं कि उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद से ये सवाल खत्म हो गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं के निजी हमले को लेकर भी तो कांग्रेस के भीतर विरोध होता रहा है, लेकिन नतीजा क्या होता है? RPN सिंह जैसे नेता ऐसे सवाल उठाकर अकेले पड़ जाते हैं और राहुल गांधी की हां में हां मिलाती प्रियंका गांधी और फिर चापलूसों का कोरस हावी होकर ऐसी हर आवाज को खामोश कर देता है। सलाह तो ऐसे जयराम रमेश, शशि थरूर और कई और नेता भी देते रहे हैं, लेकिन कभी न तो ध्यान दिया जाता है और न कोई बहस होती है, न कहीं कोई जिक्र ही।
सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में सरकार पर लोगों को बोलने देने से रोकने का भी आरोप लगाया है। कहती हैं, बुरी सोच का अब बोलबाला है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। मुश्किल ये है कि सोनिया गांधी भूल जा रही हैं कि अगर अपने गिरेबान में झांके बगैर दूसरों को नसीहत दी जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। फर्क ये है कि अब तक ऐसे सवाल राजनीतिक विरोधी उठाते रहे हैं, लेकिन अब वही सवाल कांग्रेस के अंदर ही उठाए जाने लगे हैं। सोनिया गांधी को मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हमला बोल रही हैं तो कपिल सिब्बल कांग्रेस नेतृत्व से ही सवाल पूछते हैं। कपिल सिब्बल का सीधा सवाल है कि चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस के नेताओं को अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं दी जा रही है। चिट्ठी के जरिए जो बातें कहने की कोशिश की गई है वो क्या अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे से बाहर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस की संभावित हार को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि कांग्रेस में जारी अंतर्कलह की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उपचुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि सिंधिया और शिवराज की जोड़ी के सामने कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर छिड़ी बहस के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 संसदीय चुनाव भारत का आखिरी संसद चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं। दरअसल एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, ईवीएम टेक्नोलॉजी भारत में संसदीय चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली करके भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। 2024 संसद चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जो वीडियो शेयर किया वह पत्रकार कारोल कैडवल्डर का है, जिन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फेसबुक एक घातक वैश्विक शक्ति है जो उदार लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। जब मैंने टीईडी में ये कहा था तो ये वास्तव में सिलिकॉन वैली कहा जाता था। 16 महीने हर कोई अब इसे देखता है, लेकिन हम हेडलाइट्स में जमे हुए हैं। एक आने वाली मालगाड़ी की तरह लगता है। अपने अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गौशालाओं के लिए 132 करोड़ का प्रावधान रखा था, जिसे बीजेपी सरकार ने घटाकर 11 करोड़ कर दिया है। अब आप ही बताइए कि कौन है गौ माता का असली भक्त, कमलनाथ जी या शिवराज सिंह चौहान जी? वहीं सुधा भारद्वाज का मामला उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अत्यंत दुख की बात है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित एक प्रतिष्ठित वकील, जिसे उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए भारत में आमंत्रित किया गया था, पिछले 2 वर्षों से बिना किसी मुकदमे और सबूत के जेल में है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने का कई राजनीतिक दल विरोध कर चुके हैं। पार्टी में चल रही कलह के बीच दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। अब ऐसा साफ तौर पर लगने लगा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुंबई से सटे ठाणे में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के किए कामों को लेकर शिवसेना के नेताओं ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की फोटोज लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इन पोस्टर से गायब हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और उन्होंने शिवसेना को जवाब देने के लिए उसी पोस्टर के नीचे एक और पोस्टर लगा डाला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए उसमें लिखा है, गांधी परिवार की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार आई है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया कि सरकार 3 पार्टियों की है तो फिर नाम 2 पार्टी के नेताओं के ही क्यों लगे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में नाराजगी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी खींचतान मचती रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर
शिवसेना और कांग्रेस के बीच भी तल्खी देखी गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि सभी सीटों का बंटवारा तीनों पार्टियों के बीच बराबर हो। उस दौरान शिवसेना के खाते में 5, एनसीपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की चर्चा थी। तब अशोक चौहान ने कहा था कि इस मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। पिछले दिनों महाराष्ट्र की परभणी लोकसभा सीट से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंप दिया था। सूत्रों के मुताबिक संजय जाधव ने आरोप लगाया था कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं को एनसीपी लगातार किनारे कर रही है। उन्होंने इसे लेकर अपनी सीट का जिक्र भी किया है। अब आरोप है कि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए एनसीपी के सामने घुटने टेक चुके हैं। हालांकि विवादों की खबरों के बीच भी तीनों ही पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जाता रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बार फिर संजय जाधव के इस्तीफे ने गठबंधन को लेकर राजनीति गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना मामले में सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक जो ठसक प्रशांत भूषण दिखा रहे हैं उस हिसाब से वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में उन्हें 3 महीने के लिए जेल की हवा खानी होगी और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक भी लग जाएगी। वैसे कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ₹1 का इंतजाम करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी पर 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के 6 वर्ष का कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े तथा 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी। इसी मामले में अदालत ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के खिलाफ 2 ट्वीट्स किए थे, जिसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पहली नजर में हमारी राय ये है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए जनता के मन में जो मान सम्मान है, ये बयान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट 27 जून को करते हुए कहा था कि जब इतिहासकार भारत के पिछले 6 वर्षों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इनमें वे सुप्रीम कोर्ट, खासकर 4 पूर्व CJI की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। इसके बाद प्रशांत भूषण ने 29 जून को एक ट्वीट में चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की हार्ले डेविल्सन बाइक के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना के दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले नवंबर 2009 में भी अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर टिप्पणी की थी। जाकिर नाइक और मेहुल चौकसी के साथ कांग्रेस के गहरे संबंधों के पक्के सबूत अब मिलने लगे हैं। दोनों देश से फरार हैं और सरकार इन दोनों भगोड़ों को वापस भारत लाने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी ने कांग्रेस और भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के बीच के कनेक्शन होने का आरोप लगाया। असल में राजीव गांधी ट्रस्ट को दान में इन दोनों की तरफ से कालाधन दिया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या राजीव गांधी ट्रस्ट को कांग्रेस काले धन के सहारे ही चलाती रही है? बीजेपी का कहना है कि नाइक ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 8 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपए का एक चेक दिया था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले मेहुल चौकसी ने भी ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चौकसी के फाउंडेशन से मिले हैं। मेहुल चौकसी के नाम पर गीतांजलि ग्रुप है। इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, मैसर्स नविराज एस्टेट्स। इस कंपनी ने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर
976400 के माध्यम से 10 लाख रुपए दान किए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF, मैसर्स हार्मोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 50 करोड़ रुपए 2012 से 2016 के बीच दिया गया। वहीं IRF ने 64.86 और 75 करोड़ रुपए 2003, 2004 और 2016-17 के बीच दिए। इसके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच की जा रही है। इससे कांग्रेस को पैसा दिया गया। पात्रा ने कहा कि नाइक ने RGF को दान DBC बैंक में खाता संख्या 00120000000126 में किया था। ये खाता संख्या PMLA के तहत जब्त की गई है। कांग्रेस ने 12 जुलाई 2016 को RGF के माध्यम से IRF को दान दिया, लेकिन DCB बैंक के अलग खाता संख्या 001200000976 में दिया। कांग्रेस ने अलग खाते में पैसे भेजे क्योंकि दूसरे खाते की जांच चल रही थी। जम्मू कश्मीर में सरकारें कांग्रेस की बनी हों या अब्दुल्ला या फिर मुफ्ती परिवार की, सबकी कोशिश एक, पाकिस्तान परस्त सरकार देने के साथ जम्मू कश्मीर की सियासत को मुस्लिम बाहुल्य बनाए रखने की रही है। लेकिन वक्त बदला तो अब तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। आबादी के अनुपात में विधानसभा सीटों का परिसीमन वक्त की मांग है, नहीं तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की हालत ऐसी ही रही कि कम आबादी वाली घाटी में ज्यादा सीटें और अधिक आबादी वाले जम्मू इलाके में कम विधानसभा सीटें थीं। लेकिन परिसीमन के बाद आबादी का ये असंतुलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात न तो महबूबा मुफ्ती को पसंद है और न ही फारूक और उमर अब्दुल्लाह को। कांग्रेस को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी मई में परिसीमन आयोग से बाहर हो गई। बीजेपी कथित तौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू प्रभुत्व बनाने में और केंद्र शासित प्रदेश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही थी। मार्च में केंद्र ने जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में हाल की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से शुरू करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। अपने बेटे उमर अब्दुल्लाह के साथ फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि एक संयुक्त साक्षात्कार में HT को बताया कि यही कारण है कि हमने उन्हें साफ बताया कि हम आपके परिसीमन पर विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा का एक निश्चित उद्देश्य है, ये चाहता है कि जम्मू और कश्मीर में एक हिंदू बहुमत उभरे और मुस्लिम बहुमत नीचे चला जाए। भारत सरकार यहाँ जो करने की कोशिश कर रही है, क्या आप उसे हरा सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य की विधानसभा ने 2026 में देश के बाकी हिस्सों के साथ परिसीमन अभ्यास के लिए जाने का फैसला किया, तो केंद्र ने अचानक ये मुद्दा क्यों उठाया है? वे हमें हिंदू मुस्लिम तर्ज पर बांटना चाहते हैं और हिंदू प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला आयोग के सदस्यों के रूप में नामित 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों में से थे। उमर अब्दुल्ला ने आयोग को पिछले साल अगस्त में जम्मू और कश्मीर को अपनी विशेष स्थिति के लिए लाए गए संवैधानिक परिवर्तनों का एक उत्पाद बताया। जब हम उन परिवर्तनों को नहीं पहचानते हैं, तो हम इस पैनल को कैसे पहचान सकते हैं? जब हम इस अधिनियम से लड़ रहे हैं, तो भागीदारी का कोई सवाल ही नहीं है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में एक आनंद शर्मा इन दिनों बहुत दुखी हैं। उनके दुख की वजह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी है। पहली बार इस मामले पर आनंद शर्मा ने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, उससे वो बहुत दुखी हैं। शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में ऐसे लोगों ने अपमानजनक टिप्पणियां की जिन्होंने चिट्ठी पढ़ी तक नहीं थी। ऐसे लोगों को जानबूझकर हम पर बयान देने की अनुमति दी गई। आनंद शर्मा ने कहा कि हम में से कोई अध्यक्ष पद का दावेदार नहीं। शर्मा ने यह भी बताया कि चिट्ठी को लेकर कोई दुर्भावना न हो, इसलिए उन्होंने कार्य समिति की बैठक में ही मांग की थी कि चिट्ठी को उसी वक्त मीडिया को रिलीज किया जाए, जिससे सबको पता चले कि चिट्ठी में पार्टी की मजबूती के लिए सकारात्मक सलाह दी गई है। चिट्ठी में बीजेपी पर सवाल उठाया गया है, न कि गांधी परिवार को कोई चुनौती दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक जानबूझकर उस प्रकार बुलाई गई थी और चिट्ठी के कुछ अंश को
कुछ लोग जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। आनंद शर्मा ने कहा कि चिट्ठी हमारी एक कोशिश थी सच्चाई का एहसास दिलाने की। बीजेपी से एक संगठित कांग्रेस ही लड़ सकती है। आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि वो कार्य समिति में सोनिया गांधी के आखिरी वक्तव्य का सम्मान करते हैं कि हम सब एक परिवार हैं, जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सोनिया गांधी हमें जल्द बुला के बात करेंगी। हम पार्टी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। हमने पार्टी खड़ी की है, अपना सब कुछ पार्टी को दिया है।